नमस्कार स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हमारा रहेगा मॉक टेस्ट 16 की बात करेंगे आज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ आप जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन आज के सेशन में सही किए। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और हर स्लाइड में आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र है। ठीक है, मैंने आपको आगमन विधि बता रखा है। ठीक है, किसे बोलते हैं आगमन विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले जो है क्या किया जाता है, विद्यार्थियों को कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे वह अपनी सूझबूझ तथा तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए इन उदाहरणों का मूर्त तथ्यों का सामान्यीकरण करते हुए किसी नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आगमन विधि बोलते हैं। तो इस आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र कौन सा है, इसमें से बताना है। पहला देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं है। ठीक है, तो आगमन विधि में क्या होता है, ज्ञात से ज्ञात होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, अमूर्त से मूर्त यानी कि मूर्त से अमूर्त होता है आगमन विधि में, ये भी नहीं है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी गलत है आपका, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो उसके बाद देखिए आपका एक ही बचा है, आपका डी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, आपका डी रहेगा। तो आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र कौन सा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। ठीक है, बात करें आगमन विधि की, अगर आपका सूत्र आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, आगमन विधि में जो है प्रयुक्त होने वाले सूत्र हैं, इनको आप याद रखें। ठीक है, जैसे आपका सी है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का है, तो आप इसको अगर आगमन विधि में आता है यानी कि आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला सूत्र होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, विशिष्ट से सामान्य होगा। ठीक है, बी में जो है मूर्त से अमूर्त होगा। ठीक है, ए में जो है ज्ञात से अज्ञात होगा। ठीक है, तो डी आपका राइट रहेगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या रहेगा इसका आंसर। देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो है प्राचीन विधि है, कौन सी इसमें जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है। ठीक है, पहला है निरीक्षण समाधान विधि, दूसरा है देखिए निरीक्षण विधि, तीसरा व्याख्यान विधि, चौथा देखिए प्रायोगिक विधि। क्या रहेगा इसका राइट आंसर बताइए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है, तो राइट आंसर रहेगा, आपका व्याख्यान विधि। ठीक है, तो व्याख्यान विधि क्या है, प्राचीन विधि है, किसकी, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की। ठीक है, इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आंसर करिए, क्या रहेगा इसका आंसर। चलिए, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है, इसमें बताना है। बात हो रही है प्राथमिक स्तर की। ठीक है, प्राथमिक स्तर में इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है बताइए। पहला है कहानी कथन विधि, दूसरा व्याख्यान विधि, तीसरा परिचर्चा विधि, चौथा आपका प्रश्नोत्तर विधि। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों उसका, प्राथमिक स्तर पर जो है इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है बताइए। तो प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी जो शिक्षण विधि है वो है, क्या है बताइए। तो राइट आंसर रहेगा आपका कहानी कथन विधि। ठीक है, कहानी कथन विधि जो है सबसे महत्वपूर्ण व सबसे प्रभावी शिक्षण विधि है इतिहास पढ़ाने के लिए आपका प्राथमिक स्तर में। ठीक है, इसको आप जरूर से याद रखें। कहानी से क्या होता है आपका, आप जानते हैं कहानी से विषय वस्तु बोधगम्य हो जाती है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें, उच्च कक्षाओं में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होनी चाहिए, कौन सी विधि होनी चाहिए। एक अध्यापिका जो है कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए जो है सबसे उपयुक्त जो है विधि कौन सी होनी चाहिए ये बताना है आपने। देखिए पहला है ह्यूरिस्टिक विधि, बी देखिए क्षेत्र भूषण विधि, क्षेत्र भ्रमण हो गए। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण विधि, या फिर कहानी विधि, या फिर व्याख्यान विधि। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका बताइए।
एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? देखिए, यदि कोई अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है तो उसके द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वाधिक उचित विधि होगी कहानी विधि। ठीक है, कहानी विधि में किसी विषय वस्तु को जो है कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, तथा बच्चों को जो है एक्टिव रखने के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रामायण से संबंधित पात्रों के बारे में सभी छात्र कुछ न कुछ अवश्य जानते रहते हैं, इसलिए रामायण को कहानी के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? कहानी विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए आंसर करिए। प्रायोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता हैं। तो आप सभी जानते हैं प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन है? राइट आंसर रहेगा आपका किलपैट्रिक। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता हैं WS किलपैट्रिक माने जाते हैं। जबकि आपको पता होगा अन्वेषण विधि के जन्मदाता कौन है, अगर क्वेश्चन आता है आपका, तो अन्वेषण विधि के जन्मदाता हैं आपके आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, बात करें प्रोजेक्ट मेथड की यानी कि प्रायोजना विधि की, तो प्रायोजना विधि को परिभाषित करते हुए किलपैट्रिक ने कहा है कि जो परियोजना जो है एक क्या है, सहृदय स्वउद्देश्य कार्यविधि है, जो पूर्णतः जो है मन लगाकर लगन के साथ जो है सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए इसका, क्या आंसर रहेगा? एक अध्यापक को कक्षा 7 में पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ाना है। सबसे उपयुक्त विधि जो कि एक विज्ञान के अध्यापक को इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए अपनानी चाहिए। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखें। एक अध्यापक को कौन सी कक्षा 7 में जो है क्या पढ़ाना है? पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ाना है। सबसे उपयुक्त विधि बतानी है इन चारों में, जो कि एक विज्ञान के अध्यापक को इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए अपनानी चाहिए। यानी कि एक विज्ञान पढ़ाने वाला शिक्षक जो है कैसे जो है इस प्रकरण को पढ़ाएगा, वो बताना है। किस विधि से पढ़ाएगा? व्याख्यान विधि से, या समस्या समाधान विधि से, प्रदर्शन विधि से, या फिर मूल्यांकन उपागम विधि से। क्या रहेगा राइट आंसर बताइए। तो देखिए, यदि अध्यापक को कक्षा 7 में पुष्प की संरचना पढ़ाना है तो सबसे उपयुक्त विधि जो कि एक विज्ञान के अध्यापक को इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए अपनानी चाहिए वह है आपका प्रदर्शन विधि। ठीक है, आप सभी जानते हैं प्रदर्शन विधि में क्या होता है। प्रदर्शन विधि में शिक्षक जो है विद्यार्थियों के समक्ष प्रयोग का प्रदर्शन करता है और संबंधित तथ्यों की व्याख्या भी करता है। ठीक है, शिक्षक प्रयोग से संबंधित प्रश्न भी पूछता है एवं आवश्यकता अनुसार जो है विद्यार्थियों से प्रदर्शन कार्य में सहयोग भी लेते रहता है, जिसे विद्यार्थी कक्षा में जो है एक्टिव बने रहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका इसका सी यानी कि प्रदर्शन विधि। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए, समस्या समाधान विधि के जन्मदाता बताना है आपने। ठीक है, चलिए बताइए, इसका आंसर करिए। समस्या समाधान विधि के जन्मदाता हैं जॉन डीवी, कार्ल मार्क्स, विलियम एडम, सुकरात एवं सेंट थॉमस। राइट क्या रहेगा बताइए। बताइए समस्या समाधान विधि के जन्मदाता कौन है? तो समस्या समाधान विधि के जन्मदाता कौन है? राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। समस्या समाधान विधि के जन्मदाता कौन है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको जो है अच्छे से याद हो पाए। ठीक है, तो समस्या समाधान विधि के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर रहेगा आपका सुकरात एवं सेंट थॉमस। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। ध्यान से आप समझें कि समस्या समाधान विधि के जन्मदाता कौन है? सुकरात एवं सेंट थॉमस को माना जाता है। इस विधि में जो है किसी भी शैक्षिक समस्या को पहचान कर व्यवस्थित रूप से जो है विभिन्न कौशलों का उपयोग करते हुए उसका समाधान प्राप्त किया जा सकता है। और आपने देखा होगा इसके चरण आपने देखे होंगे, समस्या समाधान के 4 चरण जो हैं, प्रमुख चरण हैं 4, तो इसको आप जरूर याद रखें, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। समस्या समाधान विधि आप जानते हैं क्या होता है, इसमें शैक्षिक समस्या को जो है पहचान कर उसका जो है विभिन्न कौशलों के माध्यम से उसका समाधान किया जाता है।
ठीक है। इसके 4 जो चरण हैं उसमें आप जरूर याद रखें। पहला है आपका समस्या को समझना, ठीक है। समस्या को समझना पहला है, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा है विभिन्न समस्याओं को पहचानना, दूसरा। तीसरा है सूचनाओं का एकीकरण करना। चौथा है आपका विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालना, ठीक है। इनको आप जरूर याद रख लें, आप नोट भी कर लें। समस्या समाधान विधि के जन्मदाता कौन है? सुकरात एवं सेंट थॉमस हैं। और समस्या समाधान विधि जो है इसके 4 प्रमुख चरण हैं जिनमें हम बात करें। समस्या को पहला स्टेप है, चरण है समस्या को समझना। दूसरा है विभिन्न समस्याओं को पहचानना। तीसरा है सूचनाओं का एकीकरण या परीक्षण एवं सत्यापन। चौथा है आपका विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालना, ठीक है। ये प्रमुख जो हैं 4 चरण हैं समस्या समाधान के, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं, इसलिए कि क्यों ले जाते हैं हम बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर, ठीक है। तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका बताइए। छात्रों को शैक्षिक भ्रमण पर शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं इसलिए कि अध्ययन बोझ के रूप में नहीं समझा जाए, छात्रों के माता पिता को संतुष्ट किया जाए। सी देखिए छात्र इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। डी देखिए छात्र आनंद ले सकते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका बताइए। छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं इसलिए कि छात्र इससे क्या कर सकें? ज्ञान प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। छात्रों के माता पिता को संतुष्ट किया जाता है, ये हो नहीं सकता, ठीक है। अध्ययन बोझ के रूप में नहीं समझा जाए, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक। बात करें छात्र आनंद ले सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो सीधे सीधे आप आंसर कर सकते हैं सी जो है छात्र इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि जब छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाया जाता है, किस लिए ले जाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि छात्र इससे जो है प्रत्यक्ष मूर्त व व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना विद्यार्थी के लिए सदैव सजीव, आकर्षक तथा यथार्थ होता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा जो है अर्जित जो ज्ञान है न केवल स्थायी होता है वरन कल्पना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। तो सी आपका राइट रहेगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, आंसर करिए। किंडरगार्टन पद का अर्थ क्या है? तो देखिए जो किंडरगार्टन आपने पढ़ा है, ठीक है। तो क्या है किंडरगार्टन पद का अर्थ? बच्चों का घर, बच्चों का स्कूल, बच्चों का खेल मैदान। तो क्या रहेगा आप बताइए। किंडरगार्टन का पद का अर्थ क्या है? राइट आंसर रहेगा आपका बच्चों का स्कूल, ठीक है। याद होगा आपको किंडरगार्टन पद का अर्थ है बच्चों का स्कूल। किंडरगार्टन पद का प्रतिपादन किसने किया? आप सभी जानते हैं, फ्रोबेल ने किया था, ठीक है। किंडरगार्टन का इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, ठीक है। तो फ्रोबेल ने बालक को पौधा, स्कूल को बाग तथा शिक्षक को माली की संज्ञा देते हुए कहा है कि विद्यालय एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकसित होते रहता है। माली की भांति शिक्षक का कार्य अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करना है जिससे बालक का स्वाभाविक विकास हो सके, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखें कि फ्रोबेल ने जो है बालक को पौधा कहा है, स्कूल को बाग कहा है और शिक्षक को माली की संज्ञा दी है, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखें। किंडरगार्टन का जो प्रतिपादन किया आपको पता है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किया था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सी इसका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ पूछा है। तो क्या होगा निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ? पाठ्यक्रम में भाषा का विकास, बातचीत के माध्यम से अध्यापन, जटिल विचारों का अध्यापन या छात्रों के जीवन से स्कूल को जोड़ना। तो क्या रहेगा बताइए। निर्देशात्मक वार्तालाप को अन्य नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको आदेशात्मक वार्तालाप भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। क्या कहते हैं? आदेशात्मक वार्तालाप। आदेशात्मक वार्तालाप भी कहते हैं इसको। तो देखिए निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ क्या होगा बताइए, क्या रहेगा राइट आंसर इसका। तो निर्देशात्मक वातावरण का अर्थ है आपका बातचीत के माध्यम से अध्यापन करना, ठीक है।
बी आपका राइट रहेगा। तो निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ है बातचीत के माध्यम से अध्यापन। निर्देशात्मक वार्तालाप में अध्यापक ही संपूर्ण प्रक्रिया का क्या होता है, निर्णायक होता है। ठीक है, यह गतिविधि को अपने अनुसार क्या करता है, निर्देशित करता है। इसे कभी कभी हम क्या कह सकते हैं, इसे कभी कभी हम आदेशात्मक वार्तालाप भी कहते हैं। ठीक है, बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। चलिए, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए या विद्यार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कक्षा के अंदर और बाहर यथासंभव अनेक प्रश्न पूछने के लिए। पहला देखिए क्या है। ठीक है, कक्षा के अंदर और बाहर यथासंभव अनेक प्रश्न पूछने के लिए, समूह कार्य में अन्य विद्यार्थियों के साथ सक्रिय परस्पर संवाद करने के लिए, यथासंभव अनेक सहपाठ्यगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए, या फिर शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। तो इसमें कौन सा जो है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करता है वो बताना है आपने। तो राइट आंसर क्या रहेगा, तो शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। तो क्या है आपका राइट आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर है शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए जो है ये बच्चों को नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी कक्षा के अंदर और बाहर यथासंभव अनेक प्रश्न पूछने के लिए ये हो सकता है। ठीक है, समूह कार्य में अन्य विद्यार्थी या शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय परस्पर संवाद करने के लिए ये भी हो सकता है। यथासंभव अनेक सहपाठ्यगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए। ठीक है, ये सारे जो हैं शिक्षार्थी या विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने के लिए हैं, लेकिन डी जो है आपका ये नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी रहेगा इसका। ठीक है, आप सभी जानते हैं शिक्षार्थियों को जो है कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, कक्षा के अंदर और बाहर यथासंभव अनेक प्रश्न पूछने के लिए, मैंने बताया आपको अभी, समूह कार्य और यथासंभव अनेक सहपाठ्यगामी गतिविधि में भाग लेने के लिए, और विभिन्न मुद्दों में जो है राइट आंसर रहेगा डी इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जब बच्चा जो है कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। ठीक है, बच्चे जो हैं बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, या फिर संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चा कब जो है उबने लगता है। ठीक है, तो बच्चा जो है कार्य करते हुए अगर उबने लगता है तो इसका कारण है, क्या कारण है इसका, तो इसका कारण है संभवतः जो है कार्य जो है यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, जिससे बालक क्या हो रहा है, बालक का कार्य करने वक्त जो है बालक उब रहा है। ठीक है, तो डी इसका राइट रहेगा। ठीक है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को चाहिए कि या तो शिक्षण विधि बदल दे या फिर शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बीच थोड़ा आराम दे। ठीक है, तो डी इसका राइट रहेगा। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या रहेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण, ये बताना है। चलिए आंसर करिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। दूसरा देखिए, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। सी देखिए, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, या फिर शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। तो क्या रहेगा राइट आंसर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात हो रही है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ महत्वपूर्ण है बताना है। ठीक है, अगर आप जो है कक्षा में जो है शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है किन चीज़ों पर है, तो उनमें से आपने बताना है राइट आंसर क्या है इनमें से। तो राइट आंसर रहेगा आपका बच्चों, बताइए क्या रहेगा, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है
और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें, इसका सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, और वो भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, यानी कि हर बच्चा अलग अलग तरीकों से सीख सकता है। इसलिए एक शिक्षक को बाल विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं व्यक्तिगत भिन्नता का पूर्ण ज्ञान होना शिक्षक के लिए आवश्यक है। ठीक है, सी इसका राइट है आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए इसका आंसर कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क यानी कि पीयर अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे। ठीक है, तो समवयस्क अधिगम के लिए आप अनुशंसित करेंगे शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण, नाटक, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम या फिर केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारिता। तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका, बताइए बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। कौन सा बताना है अपनी आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे। तो राइट आंसर रहेगा आपका, राइट आंसर रहेगा आपका इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा नाटक। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। तो आप सभी जानते हैं एक शिक्षक को जो है समवयस्क अधिगम के लिए जो है नाटक को अनुशंसित करना चाहिए। ठीक है, यानी कि समवयस्क अधिगम में छात्र क्या करते हैं, छात्र एक दूसरे से क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, और अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो समवयस्क अधिगम के लिए नाटक जो है आपका बेहतर है। ठीक है, बेहतर इसलिए है होगा क्योंकि इससे जो है कम से कम 3 उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। पहला उद्देश्य क्या है, शैक्षिक उपलब्धि हेतु। ठीक है, दूसरा विभिन्नता की स्वीकृति हेतु, और तीसरा सामाजिक कौशल का विकास हेतु। ठीक है, तो नाटक जो है आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए इसका आंसर करिए, विद्यार्थियों को गृह काम देने का क्या फायदा है। ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों को हम होमवर्क देते हैं ना, गृह कार्य, तो गृह कार्य देने का क्या फायदा है ये बताना है आपने। वे घर में व्यस्त रहते हैं, घर में पढ़ाई करते हैं, उनकी प्रगति जो है घर वाले जांच सकें, स्व अध्ययन की आदत डाल सकें। तो राइट आंसर क्या रहेगा, आप सब समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। बताइए। तो देखिए विद्यार्थियों को होमवर्क देने का क्या फ़ायदा है, तो विद्यार्थियों को होमवर्क देने का फ़ायदा है स्व अध्ययन की आदत डाल सकें, यानी कि बच्चे जो हैं स्व अध्ययन की आदत को डाल सकें। तो डी इसका राइट है। ठीक है, आप सभी जानते हैं विद्यार्थियों को गृह कार्य इसलिए दिया जाता है ताकि वे स्वतंत्र वातावरण में जो है अध्ययन के अभ्यस्त हो सके तथा स्वतंत्र वातावरण में रचनात्मकता का विकास किया जा सके। ठीक है, तो डी आपका राइट रहेगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए इनको क्रम में लगाना है। ठीक है, देखिए कौन सा विकल्प निम्न शिक्षण क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये शिक्षण क्रियाएं दी है नीचे। ठीक है, इनको आपने क्रमबद्ध रूप से लगाना है। क्या क्या है देखिए इसमें, नए प्रश्नों को पूर्व ज्ञान से जोड़ना पहला, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा पुनर्शिक्षण, चौथा जो है आपका उद्देश्य निर्धारण, और चौथा पांचवा सामग्री। तो इसको सही ऑर्डर में लगाना है आपने। बताइए कैसे लगेगा सही ऑर्डर में, क्या रहेगा राइट आंसर। बताइए कौन सा विकल्प जो है निम्न शिक्षण क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। बताइए ए बी सी डी, इन चारों में से एक विकल्प बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या है, देखिए शिक्षण क्रियाओं की बात करें तो यहाँ पर दिए हैं आपके नए प्रश्नों को आप पूर्व ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, आपका पुनर्शिक्षण, उद्देश्य निर्धारण और सामग्री। तो आप याद रखें पहले क्या होता है, पहला क्या आएगा, पहले जो शिक्षण क्रिया आएगी वो आएगी उद्देश्य निर्धारण। ठीक है, पहले चौथा आएगा, तो कहाँ है चौथा, पहले में चौथा ये है। ठीक है, तो डी वाला इसका राइट है। ठीक है, पहला क्या आएगा आपका, चौथा आएगा इनकी उद्देश्य निर्धारण, उसके बाद पहला आएगा नए प्रश्नों को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, फिर पांचवा आएगा सामग्री, सामग्री प्रस्तुतिकरण। ठीक है, सामग्री प्रस्तुतिकरण के बाद क्या आएगा, मूल्यांकन आएगा, और मूल्यांकन के बाद क्या आएगा, पुनर्शिक्षण। ठीक है, तो डी वाला आपका राइट रहेगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए जो शिक्षण क्रियाएं हैं उनको क्रमबद्ध रूप से कैसे लगाते हैं ये आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका डैश की होती है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर।
तो देखिए दोस्तों, सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार जो है अध्यापक का रोल पूछा है, ठीक है, किसमें? सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण में, ठीक है। तो शिक्षक का क्या रोल होता है आपका सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार? तो राइट आंसर रहेगा आपका, क्या रहेगा बताइए? सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका एक किसकी होती है? एक प्रशिक्षक की होती है, ठीक है। बी आपका राइट रहेगा। देखिए, अध्यापक बच्चों के ज्ञानेंद्रियों, संवेगों और मनोभावों आदि को जो है प्रशिक्षित करता है, ताकि वे जो है सामाजिक वातावरण में अधिगम को क्या कर सके? अधिगम का अनुभव प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो आपका बी राइट रहेगा इसका। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन देखिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय क्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्या महत्वपूर्ण है वो बताना है सबसे ज़्यादा। अत्यधिक महत्वपूर्ण है ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय, यानी कि एक शिक्षक जब जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, ठीक है, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको ध्यान में रखनी है। तो इसमें देखिए, अच्छी लिखाई, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, ये तो होगा नहीं, ठीक है, छोटे अक्षरों में लिखना, बड़े अक्षरों में लिखना। तो अच्छी लिखाई और लिखने में स्पष्टता, तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका बताइए। तो बताइए क्या रहेगा राइट आंसर, अच्छी लिखाई या लिखने में स्पष्टता? तो राइट आंसर रहेगा आपका अच्छी लिखाई, ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। देखिए, ब्लैक बोर्ड पर स्वच्छ, सुंदर एवं स्पष्ट लेखन के लिए निम्न बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए? पहला देखिए, श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्द जो हैं या वाक्य सीधी रेखा में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो आप लिख रहे हैं बोर्ड पर, श्यामपट्ट पर, तो वो क्या हो? सीधी रेखा में हो, ठीक है, सीधी रेखा में हो पहला तो, ठीक। दूसरा क्या है? दो पंक्तियों के बीच जो है समान अंतर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? दो पंक्तियों के बीच समान अंतर, ठीक है, समान अंतर होना चाहिए। तीसरा देखिए, लिखावट में ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चौथा, श्यामपट्ट पर उतनी ही बातें रहनी चाहिए जो छात्रों का ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक हो, अनावश्यक ना लिखें। उसके बाद देखिए, लिखावट का प्रत्येक जो अक्षर है वह अलग एवं स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ जो है क्या है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं ब्लैक बोर्ड पर जब हम लिखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, अच्छी लिखाई। चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या रहेगा बताइए। तो देखिए, शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? ठीक है, यहाँ पर शिक्षक शिक्षा के दौरान की बात हो रही है, ठीक है। शिक्षक शिक्षा के दौरान जो माइक्रो टीचिंग होती है, ठीक है, आप सभी ने की होगी, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। दूसरा देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण का बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण। ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों, या फिर छोटे समूहों में शिक्षार्थियों को पढ़ाना। तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका बताइए। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका, बताइए। राइट आंसर रहेगा ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हो, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा। मैंने आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में अच्छे से बता रखा है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, इसके क्या क्या सोपान है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। जिसने नहीं देखी है वीडियो वो प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख ले, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सूक्ष्म शिक्षण का, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार छोटा होता है, आप सभी जानते हैं, अर्थात छात्रों की संख्या 5 से 10 तक होती है, जिसमें प्राय जो है सहपाठी जो है छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका ही जो है छात्रों की भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो सेवा पूर्व तथा सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यह एक उपयोगी विधि मानी जाती है, ठीक है। तो सी आपका राइट रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए अगली स्लाइड में जो है इस क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्न में कौन सी निपुणता शिक्षक शिक्षार्थियों में विकसित करना चाहता है? ठीक है, कौन सी ऐसी निपुणता है, ठीक है, जो शिक्षक शिक्षार्थियों में विकसित करना चाहता है? पहला है वर्गीकरण निपुणता, सोचने की निपुणता, भावनात्मक निपुणता या फिर अवलोकन निपुणता। बताइए निम्न में से कौन सी निपुणता शिक्षक शिक्षार्थियों में विकसित करना चाहता है? क्या रहेगा आंसर बताइए इसका। बताइए कौन सी निपुणता शिक्षक शिक्षार्थियों में विकसित करना चाहता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका
राइट आंसर रहेगा सोचने की निपुणता जो है शिक्षक जो है शिक्षार्थियों में विकसित करना चाहता है। ठीक है, तो बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं शिक्षक जो है शिक्षार्थियों में सोचने की निपुणता विकसित करना चाहता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ही क्या है? आप सभी जानते हैं व्यक्तित्व का विकास करना बच्चे का। ठीक है, और शिक्षक छात्रों को सलाह व मार्गदर्शन देने का कार्य करता है तथा वह जो है उसके संज्ञानात्मक तथा संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक चाहता है कि शिक्षार्थी सोचने की निपुणता हासिल करे ताकि वह जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सजग हो सके। ठीक है, तो बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।